आज का जो टॉपिक है वह इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। तो ये जो एक्सप्लोरेशंस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से स्थान को खोजा गया और उस समय किस तरह का साइंस का इम्पैक्ट रहा, किस तरह से ज्योग्राफी अपने स्वरूप को धारण कर पाया। तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशंस में हम लोग शुरुआत से चलेंगे। तो अर्ली एक्सप्लोरेशंस क्या किया गया, शुरू में किस तरह के खोज किए गए। तो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज एक्सप्लोर्ड द न्यू लैंड्स फॉर ट्रेड, नॉलेज एंड एडवेंचर। मानव हमेशा नए भूमि को एक्सप्लोर करता है, खोजता है, ताकि वह व्यापार, ज्ञान और एडवेंचर कर सके। तो इस संदर्भ में फोनेशियन लोग 700 बीसी के आसपास, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के निवासी थे, आज के वर्तमान के लेबनान, सीरिया, इजराइल के पास ये रहते थे। और इन लोगों ने मेडिटेरियन एरियाज़ में ट्रेड को, मेडिटेरियन रीजन्स को एक्सप्लोर किया। इसी तरह से कार्थीजियन, जो कि ओल्ड फोनेशियन ही हैं, ट्यूनीसिया, अफ्रीका में कॉलोनी बना कर रहते थे, ये लोगों ने मेडिटेरियन, दोनों जो फोनेशियन हो या कार्थीजियंस हो, ये दोनों लोग मेडिटेरियन रीजन्स को एक्सप्लोर किए, भूमध्यसागरीय क्षेत्र को। इसी तरह से 470 बीसी में हानो यानी कि कार्थीजियंस सियरा लियोन तक गए और वहाँ पर डिस्क्राइबिंग द गोरिल्लाज एंड द लैंड ऑफ फायर, तो इसके बारे में गोरिल्ला और लैंड ऑफ फायर के बारे में वर्णन किए सियरा लियोन पहुंचकर। इसी तरह से ग्रीक एक्सप्लोरर्स जो लोग हैं, 330 बीसी में पाइथियस, ये साउथ फ्रांस कोस्टल रीजन के पास रहते थे। तो पाइथियस जो है ये साउथ फ्रांस यानी दक्षिणी फ्रांस के तटीय क्षेत्र के अर्लियर कॉलोनी ऑफ ग्रीक्स है। ये ग्रीकों का पूर्व कॉलोनी है दक्षिणी फ्रांस तट के पास, और वहाँ के निवासी पाइथियस लोग थे। इन लोगों ने ब्रिटेन और नॉर्थ सी को एक्सप्लोर किया 330 बीसी में। इसी तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने पर्सिया से भारत गए 323 से लेकर 323 बीसी, 330 से लेकर 323 बीसी तक, और जोग्राफिकल नॉलेज प्राप्त किए, डिफरेंट रूट्स खोजे, लैंड रूट्स, सी रूट्स दोनों खोज दिए ये। इसी तरह से रोमन लोग अपने नाइल रिवर, बाल्टिक रीजन, वेस्टर्न यूरोप का एक्सप्लोरिंग किए, खोजे। नॉर्समैन ने आइसलैंड को 867 एडी में, ग्रीनलैंड को 982 एडी में, और नॉर्थ अमेरिका को 1000 एडी तक वो नॉर्समैन पहुँचे वहाँ पर। तो नॉर्समैन ने ये सब जगहों का खोज किया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। इसी तरह से अरब एक्सप्लोरर्स जो हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारे ट्रेड रूट्स का पता किया। स्पेन गए, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, मेडागास्कर। इब्न बतूता तो 30 साल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को घूम लिया। बुद्धिस्ट मॉन्क लोग थे, इन लोगों ने भी सिल्क रूट का पता किया, और हिमालय से चाइना कैसे सिल्क रूट, सिल्क एक्सचेंज हो रहा है, इसका पता किए। तो एक्सप्लोरेशन का क्या इम्पेक्ट आता है, इसमें जोग्राफिकल नॉलेज को साझा किया जाता है, एक्सपेंड होता है, कल्चर एक्सचेंज होती है, ट्रेड बढ़ता है। और अरब विद्वान जो थे वो साइंस और ज्योग्राफी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सब हम लोग अरबियन जोग्राफर्स में भी पढ़ गए। मार्को पोलो तो यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, और एशिया का बहुत सारा नॉलेज वो यूरोपियन को प्रदान किया। रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण काल, जो कि आपको 1500 ईस्वी के बाद शुरू हो जाता है, इसने वास्तव में बहुत सारे जोग्राफिकल एरियाज़ को एक्सप्लोर किया। और इस तरह से टॉलमी का जो भूगोल को रीडिस्कवरी किया गया, और इस तरह से मॉडर्न जोग्राफिकल स्टडी में
विभिन्न स्थानों के खोज से बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये हम लोग देख लिए। ग्रोथ ऑफ एक्सप्लोरेशंस हुआ, सबसे पहला और बड़ा जो इम्पैक्ट है वो विभिन्न स्थानों का खोज बढ़ा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया 1450 ईस्वी में, और पुर्तगीज़ लोगों ने ये प्रिंटिंग प्रेस लाया था सबसे पहले। उसके बाद बुक प्रिंटिंग शुरू हुआ, और यहाँ से जोग्राफिकल बुक्स एक्सप्रेड हुए वाइडली, तो लोगों की रुझान बढ़ी नए नए जगहों को खोजने के लिए। मैग्नेटिक कंपास यंत्र आ गया, जिससे कि सही दिशा पता चलने लगा, और इस तरह से समुद्री यात्रा को बढ़ावा दिया। 1507 में मार्टिन वाल्डी सी मूलर ने एक वर्ल्ड मैप बनाया, और जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को दिखाया था। प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, ये बड़ा नाम है, इन्होंने सिएटा में अरबियों को हराया और जिब्राल्टर जल संधि पर कंट्रोल कर लिया, और सारगेस पुर्तगाल में वो पहली जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए। उन्होंने जोग्राफर्स, कार्टोग्राफर्स, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स को नेविगेशन के सुधार करने के लिए इनकरेज किए। तो ये वर्ल्ड में बहुत सारे मेजर वोवेज हैं, जैसे प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, अभी हम लोग पुर्तगाल का ये थे, मडेरिया आइलैंड और एजोर्स को खोजे। इसी तरह से बार्थोलोम्यू डियाज हैं, केप ऑफ गुड होप को खोजते हैं। जॉन कैबॉट न्यूफाउंडलैंड को खोजते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचते हैं। सबसे पहले वो सैन सेल्वाडोर बहामस में पहुंचे थे। अमेरिको वेसुसुपी, इन्होंने साउथ अमेरिका के पूर्वी तट को खोजा था, और उन्हीं के नाम पर अमेरिका पड़ा। अमेरिको वेसुसुपी के नाम पर ही, वेसुपूसी के नाम पर अमेरिका पड़ गया। जुआन पोंसे डी लियोन स्पेन के निवासी हैं, फ्लोरिडा यूएसए का खोज करते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये पुर्तगाली हैं, ब्राज़ील का खोज करते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली हैं, इंडिया का खोज करते हैं। फर्डिनेंड मैगलन जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं सबसे पहली बार, सर्कम्फ्रेंस ऑफ अर्थ। तो विलियम वेरेंटस, ये नॉर्थ सोर्स ऑफ यूरोप का खोज करते हैं। इनके नाम पर बेरेंटे सी भी है, नॉर्थ आर्कटिक ओशन के क्षेत्र में बेरेंट पेट्रोलियम्स वहाँ पर होता है। विलियम जेम्स, इन्होंने कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। एबल तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का, कैप्टन जेम्स कुक ने पैसिफिक ओशन में बहुत काम किया। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका प्रभाव रहा। तो ये सब यात्री लोग हैं जो काफ़ी जगहों को, उनमें प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर्स, ये बहुत बड़ा नाम है। ये एक्सप्लोरर का उस समय का पेट्रोन थे, एक प्रकार से संरक्षक थे, पुर्तगाल का राजकुमार थे। वेस्ट कोस्ट अफ्रीका का कई यात्राओं को उसने किया। इसीलिए देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में मेडेरिया और एजोर्स लैंड भी इन्होंने खोजा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सारगेस में पहली जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट बनाए। बार्थोलोम्यू डियोज, ये भी पुर्तगाली एक्सप्लोरर हैं, ये केप ऑफ गुड होप को खोजे थे, और केप ऑफ गुड होप के माध्यम से एशिया पहुंचने का, ट्रेडिंग का रास्ता खोज दिए। इसी तरह से जॉन कैबॉट हैं, ये इटालियन एक्सप्लोरर हैं, इंग्लैंड गए और उसके बाद न्यू फाउंडलैंड का खोज किए कनाडा के तरफ। और इस तरह से एक्सपेंडेड यूरोपियन नॉलेज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के बारे में यूरोपीय लोगों का ज्ञान में विस्तार किए। क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन एक्सप्लोरर है, स्पेन जाते हैं और वहाँ से अटलांटिक ओशन को वेस्ट के दिशा में चलते हैं ताकि वो इंडिया पहुँच सके, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुँचते और वो वास्तव में अमेरिका पहुँच जाते 12 अक्टूबर 1492 को, और ये मेनली सैन सेल्वाडोर पहुँच जाते हैं। तो कई यात्रा किए, फिर 3 यात्रा तो उनके फेमस हैं। ओपन यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, तो न्यू वर्ल्ड अमेरिका है, उसके लिए इन्होंने कई बार यात्रा किया। 12 अक्टूबर 1492 को वो सैन सेल्वाडोर पहुँच गए थे। इसी तरह से अमेरिका वेसुसुपी जो हैं,
ये साउथ अमेरिका के पूर्वी तट का खोज करते हैं और उन्हीं के नाम पर अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट पड़ा 1507 ईस्वी में, और इस तरह से एक न्यू कॉन्टिनेंट को एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूफ किया। जुआन पोंसे डी लियोन ये फर्स्ट यूरोपियन हैं जो फ्लोरिडा तट पर पहुँचे अमेरिका के, और ओल्डेस्ट यूरोपियन सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए यूरोपियन का प्यूर्टो रिको में। गल्फ स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किए जुआन पोंस डी लियोन, और इस तरह से इम्प्रूव नेविगेशन इन द अटलांटिक। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये पुर्तगाली नेविगेटर हैं और इन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया। तो एक्सपेंडेड पुर्तगालीज इन्फ्लुएंस इन साउथ अमेरिका, इसलिए देखते हैं ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का बहुत ही प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे हम लोग विद्वानों को, वास्को डी गामा ये वो भारत पहुँचे, भारत के केरल में कालीकट तट पर ये आए थे, मसालों का व्यापार किए, कई बार भारत आए गए, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये आए थे। यूरोप और एशिया के बीच में एक मैरीटाइम ट्रेड शुरू हो गया उसके बाद। इसी तरह से फर्डिनेंड मैगलन, बड़ा नाम है, पुर्तगीज हैं, और स्पेन पहुंचकर उसके बाद पूरी अर्थ की सरकुम नेविगेशन किए, पूरा परिक्रमा किए, वेस्ट के रास्ते से गए थे ये। तो जो साउथ अमेरिका का केप हॉर्न है वहाँ से वो जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो साउथ अमेरिका के नीचे नीचे वो क्रॉस करके पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए यूरोप लौटते हैं। तो इस तरह से परिक्रमा कर लिए ये। विलियम बेरेंटिस ने आर्कटिक ओशन में बेरेंट सी का, उनके नाम पर बेरेंट सी पड़ा। इसी तरह से विलियम जेम्स देखेंगे, ये फर्स्ट यूरोपियन है टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया में अपना पैर रखे, और डच नेविगेटर है। एबल तस्मान ये तस्मानिया का खोज करते हैं, इन्हीं के नाम पर तस्मानिया पड़ता है। एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ पैसिफिक, डिस्कवर न्यूजीलैंड, और उनके नाम पर ही तस्मानिया पड़ता है। कैप्टन जेम्स कुक इन्होंने पैसिफिक ओशन का किया था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भी पहुंचकर उनको चार्टेड किए, हवाई आइलैंड का मैप्ड किए, एक्सप्लोर किए। तो बड़ा नाम है ये भी, पूरा एशिया वगैरह सब घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। अब देखते हैं एडवांस इन कार्टोग्राफी। तो मर्केटर प्रोजेक्शन आ गया 1569 में, और इसके द्वारा मैप मेकिंग में बड़ा काम शुरू हो गया। मोर एक्यूरेट ग्लोब्स आ गए, वर्ल्ड मैप्स वर प्रोड्यूस्ड। तो ये देखेंगे पीटर एपियन ने भी इस तरह का दिया है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे हार्ट शेप मैप्स। और मेनी इनकरेक्ट जोग्राफिकल आइडियाज वर रिमूव्ड। तो ये सब मैपिंग वगैरह, मार्केटर वगैरह के आ जाने से, मार्केटर प्रोजेक्शन वगैरह काफ़ी सुधार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से भौगोलिक ज़्यादा पहुंच गया, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर रुचि आ गई उनकी जगहों का खोज करने के लिए। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन देखिए, रेनेसां पीरियड का क्या प्रभाव पड़ता है। आफ्टर द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, 1500 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिस्कवरी नए नए प्लेस का होने लगा। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड। तो सूर्य केंद्र में है और सभी प्लैनेट्स का चक्कर लगा रहे हैं, ये निकोलस कोपरनिकस का ये विचार आ गया, लगभग 1520 उसके आसपास आया था उनका। और इन्होंने बोला कि प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। केपलर ने प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को इलिप्टिकल बताया। गैलीलियो ने इस तरह से कोपरनिकस को 1623 में सपोर्ट किया उनके हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रेनेसां पीरियड में वैज्ञानिक क्रांति भी हुई। और जो ग्रोथ ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज, प्रिंटिंग प्रेस आने से एक्सप्लोरेशंस पर किताबें आने लगी, समुद्री यात्रा, भूगोल, इन सबों की चर्चा होने लगी। और सेबेस्टियन मुंस्टर, क्लूवेरियस, कारपेंटर, ये लोग जोग्राफिकल स्टडीज़ को बढ़ावा दिए। हालांकि ये मैथमेटिकल न होकर डिस्क्रिप्टिव वाले रास्ते पर, यानी जो ग्रीक रोमन का
था उसी पर चले। ज्योग्राफी emphasize द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन्स एंड कल्चर्स, तो मानव और फिजिकल इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप ज्योग्राफी फोकस किया। और ये जो सेबेस्टियन मुन्स्टर, प्लूवेरियस, कारपेंटर, ये लोग थे, ये ग्रीक और रोमन ज्योग्राफी को फिर से रिवाइव करते हैं। साइंटिस्ट लाइक केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, ये सब हम लोग पढ़ लिए, साइंटिफिक रिवोल्यूशन लाए। तो जी टैथम बोलते हैं क्या कि केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, ये लोग वैज्ञानिक क्रांति का प्रारंभ किए और इस तरह से स्पेशलाइजेशन साइंस की तरफ हो गया। भूगोल में भी साइंस का प्रभाव पड़ा। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूलिज्म, इससे ड्यूलिज्म होने लगा। ज्योग्राफर फेस डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग स्पेशल फैक्ट्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स, तो ज्योग्राफर्स लोगों को जो स्पेशल फैक्ट थे विभिन्न स्थानों से प्राप्त, उसको जनरलाइजेशन करने में दिक्कत होने लगी और इससे ड्यूलिज्म और डाइकोटोमी ज्योग्राफी में उत्पन्न हुआ, जो कि आज भी कभी न कभी डाइकोटोमी माना जाता है। हालांकि इसने भूगोल का विकास भी किया है। तो इस पीरियड में कई विद्वानों ने ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस को रिवाइव किया, जिसमें भी हम लोग बात किए थे कि पीटर हेपियन है, सेबेस्टियन मुन्स्टर है, फिलिप क्लूवर हैं। पीटर हेपियन ने सपोर्टेड द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्यूमेन, तो निवास स्थल के संकल्पना को एरिस्टोटल के बात को स्वीकारा। और पीटर हेपियन ने हट शेप मैप भी बनाया था। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ जोन ऑफ हैबिटेबिलिटी, तो निवास क्षेत्र को निर्धारण किए पीटर हेपियन, सपोर्ट किए। सेबेस्टियन मुन्स्टर ने किताब के लिए जाना जाता है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिज, जिसमें कि फॉलोड द रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो ऐतिहासिक भूगोल का जो ये रोमन ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाया। तो कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिज याद रखना है, सेबेस्टियन मुन्स्टर की किताब है। फिलिप क्लूवर जो है क्लासिकल ज्योग्राफी ट्रेडिशंस को यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाला ये भी आगे बढ़ाया। क्लूवर वाज द फर्स्ट जर्मन ज्योग्राफर टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ज्योग्राफी, तो यूनिवर्सल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया ये। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। इस फेमस वर्क्स वाज द इंट्रोडक्शन इन यूनिवर्सम ज्योग्राफियम, तो ये यूनिवर्सम ज्योग्राफियम इन्हीं का है, यूनिवर्सल ज्योग्राफी को बढ़ाने के लिए फिलिप क्लूवर का। ही मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी में भी उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया। ही क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होल एंड कोरोग्राफी डिटेल स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स, तो कोरोग्राफी जुड़ा हुआ है स्पेशल ज्योग्राफी से, जबकि ज्योग्राफी जो है पृथ्वी को संपूर्णता के रूप में ले रहा है, जनरल ज्योग्राफी के रूप में ले रहा है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस पीरियड में रहा है बर्नार्ड बेरेनियस का रहा है। अभी उनको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ जाएगा। मैप मेकिंग में देखा जाए तो जुआन डी लिया कोशा आ गए, ड्रीव अ मैप यूजिंग द वोवेज ऑफ कोलंबस एंड जॉन कैवेट, तो जॉन कैवेट और कोलंबस की यात्रा से एक मैप बनाया ये जुआन डी ला कोशा। मार्टिन वाल्डी मूलर 1507 ईस्वी में अमेरिका को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट के रूप में पहली बार दिखाया था और अमेरिका नाम यूज किया अमेरिको वेसुसुपी से प्रभावित होकर। सो अर्ली Portolan maps were useful for short distance navigation but inaccurate for the long voyage। पीटर हेपियन का भी मैप्स प्रोजेक्शन पर हम लोग बात किए थे कि पीटर हेपियन ने 1530 में हॉट शेप मैप दिया था, बट डिस्टोर्सन रिमेंड, तो डिस्टोर्सन तो सभी में रहता है, तो अभी उसमें ज़्यादा था। इसी तरह से मर्केटर का 1569 में मर्केटर प्रोजेक्शन आ गया। बाद में इसमें भी सुधार किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब बना लिया जाएगा तो वाइडली यूज होने लगेगा।
तो 1500 मर्केटर डिड नॉट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हिज मैप प्रोजेक्शन, व्याख्या नहीं किए थे 1599 में। एडवर्ड राइट डेवलप द ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। तो 1599 एडी में एडवर्ड राइट ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स बनाया। उसके बाद मर्केटर प्रोजेक्शंस यूजेज होने लगा काफ़ी बड़े स्तर पर, सभी लोग को समझ में आने लगा बनाना। एम्स्टर्डम उस समय मैप बनाने का सबसे बड़ा सेंटर था 16 से 17वीं सदी में। बाद में फ्रांस और इंग्लैंड में भी मैप प्रिंटिंग सेंटर्स खुल गए, और निकोलस सैनसन जो कि फ्रांस के सबसे बड़े कार्टोग्राफर्स कहे जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली कार्टोग्राफी के लिए जाना जाता है। तो ये सब समझ में आ गया। ये जो डिस्कवरी से पृथ्वी के आकार, आकृति, महाद्वीप, देशों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, और ओल्ड ज्योग्राफिकल मिसकंसेप्ट्स दूर हुए। ये जो डिस्कवरी के चलते ज्योग्राफी बिकम अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, वैज्ञानिक विषय बना। न्यू थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इमर्ज्ड। तो ये जो डिस्कवरी का ये सब रिजल्ट आया। तो कार्टोग्राफी, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टोग्राफी देखिए, क्लासिकल कार्टोग्राफी स्टैंड यूरोपियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशंस। तो मानचित्र ने राजनीतिक और आर्थिक वृद्धि किया यूरोप का ड्यूरिंग द 15 और 16 सेंचुरी। और उस समय कॉस्मोग्राफी को ज्योग्राफी के ऊपर दिया गया वरीयता। तो कॉस्मोग्राफी में पृथ्वी, ब्रह्मांड और उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी कॉस्मोग्राफी में ही ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, बायोलॉजी, जियोफिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस सब उसमें शामिल था। तो ये उस समय कॉस्मोग्राफी पर ज़्यादा दिया जाता था ज्योग्राफी की तुलना में। कोरोग्राफी और टोपोग्राफी का भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोरोग्राफी क्या होता है? लार्जर एरिया के लिए होता है, जबकि टोपोग्राफी एक स्मॉल पार्ट्स का स्टडी के लिए हो जाता है, स्पेसिफिक प्लेस के डिस्क्रिप्शंस के लिए। और लार्जर एरियाज़ के लिए कोरोग्राफी यूज करते हैं हम लोग। रेनासा कंट्रीब्यूशन में टोपोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस को रिवाइवल किया गया। ट्रेवल अकाउंट्स बिकम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉलेज। तो यात्रा से भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी, ये सब हम लोग जान गए। अब मार्को पोलो को हम लोग फेमस देखते हैं। मार्को पोलो क्या हैं कि फेमस इटालियन ट्रैवलर हैं और मर्चेंट हैं, यानी कि बिजनेसमैन भी है, ट्रेडर हैं। वेनिस में जन्म लिए इटली के। पिताजी निकोलो पोलो और अंकल मफेलो पोलो और मर्चेंट्स। ये इनके पिताजी लोग भी ट्रेडर्स थे, और ये एशिया पहुँचे। फर्स्ट जर्नी 1260 में हुआ। उस समय मात्र ये 6 साल के थे। अपने पिताजी और अंकल के साथ बहुत जगह गए, कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तुनतुनिया इसको हिंदी में कहते हैं, ब्लैक सी, क्रीमिया, बुखारा, और ये सब देख रहे हैं। मेट कुबलई खान द मंगोल रूलर इन चाइना, रिटर्न टू वेनिस आफ्टर सेवरल ईयर्स के बाद लौटे। 1271 में सेकेंड जर्नी किए। मार्को पोलो accompanied his father and uncle रूटेड, ये सब रास्ते से गए। एकरे, आयास, एर्जिरोम, ताबरीज, हॉर्मुज, खुरासान से ये सब पूरा रास्ता है। फाइनली रीच द कुबलई खान। 16-17 साल वहाँ चाइना में रहे। तो काफ़ी सिल्क रूट को बारे में डिस्क्राइब किए, ट्रेड, पीपल, रिलीजन्स, कल्चर, वहाँ के चर्चा किए। तो मार्को पोलो जो है वेटरन ट्रैवलर्स माने जाते हैं। कुबलई खान के दरबार में काफ़ी दिन रहे, 16-17 साल वहाँ पर बिताए, और चाइना और उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों का ऑफिशियल मिशंस में उन्होंने यात्रा किया। लोकल लैंग्वेज को सीखे, वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट एशियन ज्योग्राफी एंड कल्चर कर दिए। रिटर्न जर्नी उनका 1292 से 1295 शुरू होता है। चाइना से जब रिटर्न किए हैं, एस्कॉर्टेड अ मंगोल प्रिंसेस टू पर्सिया बाय सी। तो मंगोल राजकुमारी को लेके आए, और ये रूट दिया है कैसे कैसे आए थे। चाइना, वियतनाम, सुमात्रा, निकोबार आइलैंड, श्रीलंका, इंडिया, हॉर्मुज, कॉन्स्टेंटिनोपल, वेनिस, इस तरह से 1295 में वेनिस पहुंच गए।
मार्को पोलो का जो एक फेमस बुक है इल मिलियन, और इल मिलियन का मतलब है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो वाइल इम्प्रिज्ड इन जिनेवा। जिनेवा में जब वो कैद थे, बिकॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवल बुक्स इन यूरोप। और इसका पूरा क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाली इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस और जो वास्को डी गामा थे उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और मार्को पोलो की यात्रा से क्या महत्व है, सिटी और ट्रेड रूट्स का पता चला, रिवर और माउंटेन्स के बारे में, इंडस्ट्रीज और मार्केट्स के बारे में, पॉपुलेशन एंड कल्चर्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिला। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किया जाए तो ये ब्रिलियंट ऑब्जर्वर माने गए। तो ये सारे हम लोग 1295 में वो वेनिस रिटर्न हो गए थे। इसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं इटालियन एक्सप्लोरर हैं, 1451 में जिनेवा में जन्म लिए। फॉर्मल एजुकेशन हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, जो ज़्यादा नहीं लिए थे पढ़ाई लिखाई। वर्कड इन हिज फादर वीविंग ट्रेड में पिताजी के साथ काम करते थे। स्टार्टेड सेलिंग एट यंग एज, बड़े युवा में ही शिप चलाने लगे। और एक्सपीरियंस नेविगेटर बन गए। लिव्ड इन लिस्बन, पुर्तगाल में रहते थे बाद में। देयर ही लर्न नेविगेशन एंड मैप मेकिंग। आइडिया ऑफ वेस्टवार्ड रूट्स के बारे में उनको ज्ञान पता चला। उनका मानना था कि अर्थ इज राउंड और दाउ एशिया कोड बी रीच बाई द सेलिंग वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक। पहुंचा जा सकता है भारत एशिया पश्चिमी रास्तों से। और मिस कैलकुलेटेड द साइज ऑफ अर्थ, बिलीविंग एशिया वाज मच क्लोजर। एशिया को बहुत मान लिए कि नज़दीक है, और एशिया ना पहुंच गए वो अमेरिका। आफ्टर मेनी रिजेक्शन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन इन 1492, सेल्ड विद द 3 शिप्स सांता मारिया, पिंटा और मीना। ये 3 शिप के द्वारा वो गए। फर्स्ट वोएज उनका 1492 से 93 में होता है, पहली यात्रा। और स्पेन के पालोस से 3 अगस्त 1492 को वो चले। सैन सल्वाडोर बहामस पहुंचे थे 12 अक्टूबर 1492 को। तो सबसे पहले उन्होंने सैन सल्वाडोर का खोज किया। ही हैड रीच द ईस्ट इंडीज़, सो ही कॉल्ड आइलैंड्स द वेस्ट इंडीज़। उन्होंने सोचा कि हम इंडिया पहुंच गए, लेकिन वास्तव में उसको उसी के समान वेस्ट इंडिया पड़ गया। क्यूबा को एक्सप्लोर किए, हिस्पेनियोला हैप्पी का खोज किए, built Fort La Navidad and returned to Spain in 1493, वापस भी लौट गए। तो बहुत इनमें देख रहे लिस्बन में रह रहे, जन्म लिए इटली में, रिटर्न स्पेन कर रहे हैं कार्य क्षेत्र उनका। सेकेंड वोवेज उनका 1493 से 1496 में। इस बार वो 3 शिपें नहीं बल्कि 17 शिप लेके गए थे, और लगभग 1500 आदमी लेकर। और डोमिनिका, गुआडालोपे, प्यूर्टो रिको, ये सब, और बहुत सारे वर्जिन लैंड, कैरिबियन आइलैंड्स का पता किए। और फर्स्ट यूरोपियन टाउन बसाया इसाबेला में। तो ये देख रहे थर्ड वोवेज देखें, ट्रिनिडाड चले गए, ट्रिनिडाड। ओरनिको नदी के माउथ पर वो चले गए। तो ये इनकी लंबी लंबी जर्नी रही सब। वास्को डी गामा पर आते हैं। ये वास्को डी गामा का रूट दिया गया है, कैसे कैसे वो आते हैं, भारत कैसे पहुंच रहे कालीकट। तो ये रास्ता इनके आने का और जाने का ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये भी वास्को डी गामा का रूट्स है। ये साउथ अमेरिका के रास्ते से ये मैगलन का ये है। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे यूरोप से, साउथ अफ्रीका के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। बोर्न अराउंड 1460, ट्रेन इन नेविगेशन एंड शिप मैनेजमेंट। और 1497 में 4 शिप लेकर पुर्तगाल से चले, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होते हुए स्टॉर्म्स एंड रफ सीज का सामना किए।
और लास्टली वो मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिनीडी इन सबों से होते हुए अरेबियन सी से लास्ट में वो कालीकट कोझिकोडे 28 मई 1498 को पहुँचे। रिटर्न टू द पुर्तगाल कैरिंग द वैल्यूएबल स्पाइसेस लेके वापस चले गए। लॉस्ट ओवर 100 क्रू मेंबर्स उनके लॉस्ट हो गए, इंक्लूडिंग हिज ब्रदर पाउलो डी गामा। पाउलो डी गामा भी उसमें से थे जो लॉस्ट हो गए। कंप्लीटेड अ वोयेज ऑफ 2400 माइल्स। ये वास्को डी गामा का रहा। 2 बार ये भारत आए। और इस तरह से फर्डिनेंड मैगलन, ये देखिए इनका रास्ता है, कैसे कैसे मैगलन आ रहे हैं। ये मैगलन का रास्ता है, केप हॉर्न के रास्ते से देखिए घूम रहे हैं, मैगलन का तीर दिया है और फिर कैसे वापस आ रहे हैं मैगलन। तो पूरा मैगलन पृथ्वी की परिक्रमा किए। ये देखिए रास्ता है, पश्चिम के रास्ते से कैसे वो आ रहे पैसिफिक ओशन से होते हुए। बड़ी लंबी लंबी इनकी हिस्ट्री है भाई, कहानी है मैगलन के पीछे। पुर्तगीज नेविगेटर हैं। 1480 में सारगोसा पुर्तगाल में जन्म लिए। सर्व अंडर द अफोंसो डी अल्बुक्यूरेक्यू इन ईस्ट इंडीज एंड पार्टिसिपेटेड इन द कैप्चर ऑफ मलाक्का। तो काफ़ी ये पूरा इनके बारे में यही है कि ये पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। और केप हॉर्न के रास्ते से वो गए थे। मैगलन स्ट्रेट इनके नाम पर पड़ा। अब बर्नार्ड बेरेनियस के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। बर्नार्ड बेरेनियस जर्मन जोग्राफर हैं। 1622 में हैम्बर्ग में जन्म लेते हैं। फिलोसफी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बड़े विद्वान माने जाते हैं। एम्स्टर्डम में ट्यूटर थे और डेवलप इंटरेस्ट इन जोग्राफी थ्रू द डच ओवरसी ट्रेड। तो नीदरलैंड के व्यापारियों के इंफॉर्मेशन से उनको भूगोल में रुचि हो गई। उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है, डिस्क्रिप्शन रेजेनी जापानी एट सियाम, तो डिस्क्राइब जापान एंड सियाम मीन्स थाईलैंड का ये जोग्राफी लिख दिए, जिसमें रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर की बात थी, जो स्पेशल जोग्राफी कहलाता है। जोग्राफी का जर्नलिस्ट उसका 1650 वाला जो किताब है वो सिस्टमेटिक जोग्राफी के लिए है, जाना जाता है। 1649 में रीजनल जोग्राफी के लिए। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी में से इनको माना जाता है। हालांकि हम लोग जानते हैं मॉडर्न जोग्राफी के फादर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट है। रिलीजन इन जोग्राफी इनके माध्यम से आया। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द रीजनल जोग्राफी और सिस्टमेटिक जोग्राफी। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स ये रीजनल जोग्राफी है। स्टडी ऑफ यूनिवर्सल जोग्राफिकल लॉ ये जनरल जोग्राफी कहलाता है। हालांकि ये मानते हैं कि दोनों इंटरडिपेंडेंस हैं। रीजनल जोग्राफी डाटा देता है, वाइल सिस्टमेटिक जोग्राफी डेवलप द जनरल प्रिंसिपल्स लॉज। दोनों इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। इंसोलेशन के बारे में बताते हैं क्या। He was the first to explain that the solar radiation vary